नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर आशीष चौधरी है। मैं हेड ऑफ द डिपार्टमेंट हूँ ऑर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट में आकाश हेल्थकेयर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल न्यू दिल्ली द्वारका में। आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक पे डिस्कशन करेंगे। इसका नाम है ऑस्टियोपोरोसिस, यानी कि सिंपल भाषा में हम ये बोलें कि हड्डियों का खोखलापन जो हो जाता है उस बीमारी के ऊपर हम बात करेंगे। आमतौर पे ऑस्टियोपोरोसिस के बारे में बहुत सारे सवाल पूछते हैं, पेशेंट्स पूछते हैं, उनके रिश्तेदार पूछते हैं। कुछ चीज़ें उनको लगता है कि ये ऑस्टियोपोरोसिस से रिलेटेड नहीं है, कुछ चीज़ों पे वो बहुत ज़्यादा कैजुअल होते हैं, कुछ चीज़ों पे बहुत ज़्यादा सीरियस होते हैं। आज मैं कुछ उन फैक्ट्स और मिथ्स के बारे में कुछ आपको नॉलेज देना चाहूँगा ऑस्टियोपोरोसिस रिलेटेड। ऑस्टियोपोरोसिस एक ऐसा साइलेंट डिजीज़ है जो कि बहुत धीरे धीरे बोन्स के ऊपर दीमक की तरह काम करती है और उसको खोखला बनाती जाती है। आमतौर पे मोस्टली ये फीमेल्स में देखा जाता है और अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 50 साल से ऊपर अगर हम फीमेल्स और मेल्स में देखें कि ऑस्टियोपोरोसिस का इंसिडेंस कितना है, मोस्टली अबव 50 इयर्स की एज में हर दूसरी महिला को ऑस्टियोपोरोसिस, वेरिएंट डिग्री ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस होता है और हर चौथे मेल को ऑस्टियोपोरोसिस हो सकता है और उनको एक बड़ा फ्रैक्चर होने की संभावना भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस में मोस्टली फीमेल्स में जो होता है उस जो ज़्यादा इंसिडेंस है वो उनकी पोस्ट मीनोपॉजल फेज की वजह से है, क्योंकि जो ईस्ट्रोजन हार्मोन यंग एज में फीमेल्स में बॉडी में होता है वो हमारे बोन सेल्स को कंट्रोल में रखता है जो हड्डी को खोखला करते हैं। तो जैसे ही वो हार्मोन निकलता है, जैसे ही मीनोपॉज आता है तो सडनली बोन लॉस जो होता है वो एकदम से बढ़ जाता है और पहले 5 साल जब मीनोपॉज होता है उस दौरान बहुत जल्दी बोन डेंसिटी ड्रॉप होती है। तो बोन डेंसिटी में ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि हार्मोनल इम्बैलेंस है लेडीज़ में, ये हर लेडीज़ में ये 50 इयर्स के बाद या जब भी उनका ओवरीज या यूट्रस निकाल दिया जाता है किसी कारणवश, उसके बाद वो ऑस्टियोपोरोसिस सेट इन होना शुरू हो जाता है। मेल्स में भी ये देखा जाता है बट थोड़ा सा लेटर एज में देखा जाता है, जिसको हम सेनाइल ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि एज रिलेटेड ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं। अब ऑस्टियोपोरोसिस में बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भाई सिर्फ दूध पी रहे हैं, घर का खाना खा रहे हैं, सफिशिएंट है। सिर्फ खाने से ऑस्टियोपोरोसिस को ना तो हम रोक सकते हैं, ना प्रिवेंट कर सकते हैं और ना ही रिवर्स कर सकते हैं। खाने में एक पर्टिकुलर मात्रा होना बहुत ज़रूरी है। जैसे कैल्शियम का इंटेक, चाहे वो नेचुरल सोर्सेज से हो चाहे वो टैबलेट से हो, अबव 50 ईयर्स तो बहुत ज़रूरी है कि 1 ग्राम कैल्शियम डेली बेसिस में कंजम्पशन होना चाहिए, क्योंकि हमारी रिक्वायरमेंट आमतौर पे 800 से 1200 mg पर डे का रहता है। और इसके साथ साथ सिर्फ कैल्शियम का भी लेना काफ़ी नहीं है, कहीं ना कहीं उसके साथ विटामिन डी का इंटेक बहुत ज़रूरी है, जिसमें हम कहते हैं कि भी 800 से 1000 यूनिट पर डे की, यानी कि एवरेज पे देखें अगर जो हमारे आमतौर पे मार्केट में एक सैशे या वायल मिलता है जिसमें 60,000 यूनिट्स होती है, तो एटलीस्ट 2 डोजेज महीने का हर एक को लेना जरूरी है तो ऑस्टियोपोरोसिस प्रिवेंट करने के लिए। जिन लोगों को सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है उनके अंदर चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज जो लोग फिजिकली एक्टिव होते हैं, जो वॉकिंग करते हैं, उनका ना सिर्फ वेट मेंटेन रहता है बट ऑल्सो वॉकिंग की वजह से मसल्स टोन्ड अप रहती हैं और उसका सर्कुलेशन बेटर रहता है और बोन्स के अंदर जो कैल्शियम लीक हो रहा होता है वो भी कहीं ना कहीं वो कंट्रोल हो जाता है। बाकी हाई प्रोटीन डाइट होना जरूरी है, चाहे वेजिटेरियन हो चाहे नॉन वेजिटेरियन हो, हर तरीके के ऑप्शन में हमारे पास हाई प्रोटीन डाइट होता है। मिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स में दूध हो गया, पनीर हो गया, छाछ, लस्सी हो गया, मखाने हो गए, और जो लोग एग खा लेते हैं उसमें एग वाइट एक बहुत महत्वपूर्ण सोर्स है प्रोटीन और कैल्शियम का। और यहाँ तक कि जो नॉन वेजिटेरियन है उसमें चिकन, फिश और बाकी सारे नॉन वेजिटेरियन में अच्छा खासा कैल्शियम का सोर्स होता है। आरओ वाटर जो घर में लगा होता है उसका भी बड़ा ध्यान रखना चाहिए कि आरओ वाटर का जो टीडीएस वैल्यू है वो 100 से नीचे नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर वो बहुत लो हो जाता है तो ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे वाइटल मिनरल्स हमारी बॉडी में पानी के थ्रू नहीं आ पाते हैं, जो भी एक बहुत बड़ा रीज़न बनता है कहीं ना कहीं ऑस्टियोपोरोसिस को कंट्रीब्यूट करने में। इसके साथ कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट है कि भाई ये साइलेंट होता है तो कब से इसका ध्यान रखना चाहिए। तो हर व्यक्ति को, स्पेशली फीमेल्स को 50 के बाद एक बार अपना बोन डेंसिटी चेक कराना चाहिए, और अगर वो माइनस में आती है वैल्यू या कम आती है WHO स्टैंडर्ड के रेटिंग के हिसाब से, तो उनको एक एक्सपर्ट की, यानी कि ऑर्थोपेडिक सर्जन, रूमेटोलॉजिस्ट या एंडोक्रिनोलॉजिस्ट या एक फिजिशियन की हेल्प लेनी चाहिए, कंसल्ट करना चाहिए और एक सही ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहिए।
इसके साथ अगर हम बात करें कि उसको डायग्नोस कैसे किया जाता है, तो गोल्ड स्टैंडर्ड टेस्ट जिसको हम डेक्सा स्कैन कहते हैं या बोन डेंसिटोमेट्री कहते हैं, वो एक बेस्ट टेस्ट है। और उसका जो स्केल होता है या क्लासिफिकेशन होती है 0 से -1, -1 से -2.5 और -2.5 से भी नीचे, ये 3 क्लासेस में हम डिवाइड करते हैं, जिसमें नॉर्मल डेंसिटी, ऑस्टियोपेनिया और ऑस्टियोपोरोसिस आता है। तो इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ऑस्टियोपोरोसिस, जो कि आमतौर पे लोगों को बिल्कुल लास्ट स्टेज पे जाके मालूम पड़ता है, जब कोई ना कोई एक बड़ा हादसा होता है, जैसे कि सिंपल ट्रिवियल फॉल से हिप का फ्रैक्चर हो जाना, स्पाइन की फ्रैक्चर हो जाना या कलाई का फ्रैक्चर हो जाना, ये आमतौर पर कॉमन कॉम्प्लिकेशंस हैं जो ऑस्टियोपोरोसिस अगर अनट्रीटेड चला जाए तो उसमें हो सकता है। बहुत सारे लोग जिनको अनकंट्रोल्ड डायबिटीज़ है, जो स्टेरॉइड की दवा खा रहे हैं, चाहे अस्थमा के लिए, चाहे किसी और आर्थराइटिस के लिए, या कुछ ऐसी दवाइयाँ हैं जैसे कि कन्वर्जन्स या दौरे पड़ने की बीमारी के लिए जो दिया जाता है, और ऐसे कुछ कैंसर के ड्रग्स भी हैं जो सारे मिलके ऑस्टियोपोरोसिस को प्रमोट करती हैं। तो कहीं ना कहीं जो लोग क्रोनिक डिजीजेस के लिए काफ़ी लंबी समय से कोई दवाइयाँ खा रहे हैं, चाहे वो एपिलेप्सी का हो, चाहे पार्किंसंस का हो, चाहे डायबिटीज़ का हो, उनको भी खासकर ध्यान रखना है कि उनके अंदर ऑस्टियोपोरोसिस थोड़ा जल्दी हो सकता है। अब बहुत सारे लोग पूछते हैं कि भाई इसका पता कैसे लगे, तो क्योंकि साइलेंट किलर है इसलिए बहुत सटल साइंस होते हैं, बहुत छुपे हुए लक्षण होते हैं, जो कि एक अवेयर अटेंडेंट, अवेयर बेटा, अवेयर बेटी या स्पाउस इस चीज़ को पहचान सकते हैं। खासकर जब लोग ये बोलना शुरू हो कि मुझे जनरलाइज बोन्स में पेन होने लगा है, अलग अलग हड्डियों में दर्द होता है, और उनका उम्र ज़्यादा है या वो कोई क्रॉनिक डिजीज के लिए कुछ लंबी समय से दवा ले रहे हैं, तो ऐसे में एक अलर्ट नागरिक को या अटेंडेंट को ये सोचना चाहिए कि शायद इनको ऑस्टियोपोरोसिस हो रहा है और उनका टेस्ट कराना चाहिए या डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। कभी कभार कोई रिश्तेदार बहुत सालों बाद, दिनों बाद आपको देखता है और सडनली आपको बोले कि आपकी हाइट कम हो गई है, पहले तो आप लंबे थे, आप छोटे कैसे हो गए, या आप झुकते चले जा रहे हैं, वो भी एक बड़ा स्पेसिफिक साइन है कि धीरे धीरे जब ऑस्टियोपोरोसिस स्पाइन को इफेक्ट करता है तो सीधा जो पेशेंट है वो धीरे धीरे उसका हाइट कम हो जाता है, बिकॉज आप वर्टिब्रल बोन के बॉडी के वेट से ही धीरे धीरे आगे से धंसते चले जाते हैं। तो इसलिए हाइट लॉस होना, जनरलाइज बोन पेन्स होना, और सबसे इंपॉर्टेंट जैसे कलाई को भी हल्का सा प्रेस करें उसमें भी शार्प पेन होना, ये बहुत वन ऑफ द अर्ली साइंस है कि शायद इस पेशेंट को ऑस्टियोपोरोसिस किसी न किसी वैरायटी का हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हर एक मुमकिन कोशिश होनी चाहिए बच्चों की, जो अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को ज़रूर इस नज़र से देखें कि कहीं उनको कोई ऐसे अर्ली साइंस तो नहीं है। और अगर किसी के घर में किसी ग्रैंडफादर को या किसी सीनियर मेंबर को कोई हिप का फ्रैक्चर हुआ है या कलाई का फ्रैक्चर हुआ है या स्पाइन का फ्रैक्चर हुआ है, उन सब खासकर उन सेक्शन में ज़रूर अपना ऑस्टियोपोरोसिस का टेस्ट कराएं, बोन डेंसिटी कराएं, क्योंकि आज अगर उनको एक जगह का फ्रैक्चर हुआ है तो कल अगर हम उनका ऑस्टियोपोरोसिस ट्रीट नहीं करते तो वो किसी और जगह का भी हो सकता है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है। ऑस्टियोपोरोसिस बहुत कॉमन डिजीज़ है, ऑलमोस्ट 20 से 25% लोग हमारी कंट्री में इससे सफ़र कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि ये सामने उभर के सिर्फ लास्ट स्टेज पे आता है इसलिए आमतौर पर लोग इसको इग्नोर करते हैं, एज रिलेटेड कमज़ोरी बता के या दर्दें बता के। इसको ऐसे नहीं छोड़ना है, जहाँ भी कोई अर्ली साइन लगे, जहाँ भी डाउट लगे वहाँ पर बोन डेंसिटी कराना है, डॉक्टर की सलाह लेनी है और ऑस्टियोपोरोसिस को आगे बढ़ने से रोकना है। आजकल की साइंस में बहुत सारी ऐसी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो कि इस्टेब्लिश्ड ऑस्टियोपोरोसिस को भी पार्टली रिवर्स कर सकती है, पेशेंट को जो बिल्कुल बेड रिडन है उसको सपोर्ट के साथ चलवा सकती है, जो मुश्किल से चल पाते हैं उनको अच्छे से चलवा सकती है, कहीं ना कहीं सिग्निफिकेंट इम्प्रूवमेंट उनकी लाइफस्टाइल में, एक्टिविटीज और डेली लिविंग में आ जाता है। तो इसको अलर्ट रहें, इस चीज़ के बारे में अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिलीज में ज़रूर इस चीज़ को प्रमोट करें, इसके बारे में एजुकेट करें, और जहाँ भी आपको डाउट लगे एक डॉक्टर का सलाह लें। थैंक यू सो मच।